ठीक है. So we will start with our CB2 orientation today. It will be a very short class, and CB2 classes will be not very lengthy compared to CS1, CS papers. The reason is कि हम बोर हो जाते हैं. ठीक है, आप थ्योरी अभी तक उतना पढ़ते नहीं हो, आपने कहीं उतना थ्योरी नहीं पढ़ा है. लास्ट आपने अपने क्लास 11-12 में पढ़ा होगा, कॉलेज में उतना आप पढ़ते नहीं हो. So apart from that, this is entirely theory, but on a practical aspect as well. And at the same time, we have some numericals. Those are very limited. तो बहुत ऐसे नहीं है कि बहुत न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं लाइक CMCS पेपर्स, बट येस इट इज थ्योरी, बट ऑन अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि पेपर का नाम क्या दिया है हमने. व्हाट इज द नेम ऑफ द पेपर? बोलो, पूरा नाम बोलो. करेक्ट. सो पेपर का नाम है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स. ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स बट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम बिजनेस एस्पेक्ट. तो यहाँ ये चीज हमारा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि हम खाली डिमांड सप्लाई नहीं पढ़ेंगे, दैट वी विल स्टडी इन द फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स, बट उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट आई विल लाइक मेक यू ऑल अंडरस्टैंड क्या स्ट्रक्चर है एग्जाम का, राइट. सो इन केस ऑफ, let's start off with IFOA. So this batch is for September November 25 examination. Now most of you are for September. Anyone who is appearing from IEI, quickly raise your hand. Anyone IEI? Not here. Anyone IEI student? Any IEI student? Yes, no? Okay. So September November को हम focus कर रहे हैं. Now, I will quickly tell you all the paper pattern for IFOA and IEA both. For IFOA, we have 26 MCQs and of 1.5 marks each. कितना हुआ total? Total is 39 marks. So you have, एक बार मुझे मेरा compiler देना. I'll just show it. Okay. So we have 26 MCQs of 1.5 marks each, and we have two long questions of 10 marks. कितना हुआ? 20. तो कितना बच रहा है? कितना बच रहा है? 41. So approximately मान लो आप around 10 questions, 10 से कम ही रहता है, 8 to 10 questions रहते हैं. These are short questions of 2 to 6 marks, 2 mark, 4 mark, 6 mark. ठीक है, डिपेंड करता है. So approximately these short questions are there of 41 marks. तो total हमारा आ रहा है 100 marks. So this is the structure of the CB2 examination in case of IFOA. Now इसमें ना पहले थोड़ा डिटेल में इसको समझ लेते हैं. ये जो 26 MCQ है, अब आप सोचो अगर आप पास्ट पेपर सॉल्व करने जाते हो, यू हैव मल्टीपल MCQs टू प्रैक्टिस फ्रॉम. ठीक है. देन वी हैव आवर LMS, जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जहां आपको पोर्टल मिला होगा अपना स्टूडेंट आईडी के साथ में, आप लॉग इन कर सकते हो. Chapter wise, we have uploaded like multiple MCQs. We have uploaded IFOA IEA past paper MCQs, वो तो है ही, उसके अलावा we have uploaded our own MCQs. So you can imagine the quantum of MCQs that you can practice from. तो ये जो 39 मार्क्स है ना, मेरा क्या टारगेट होता है, एनी स्टूडेंट हु इज स्टडिंग विथ मी फ्रॉम डे 1 शुड स्कोर 39 on 39. इफ नॉट, मे बी एक MCQ रॉन्ग हो जाए, मैक्स टू मैक्स 2 MCQ. आई हैव हैड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 26 on 26 MCQs right. I've had students maybe getting 1 or 2 MCQs wrong. That's it. Apart from that, all are correct. Because हम इस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज यहाँ हम मार्क्स लूज नहीं कर सकते. अगर आपको 39 मिल रहा है, मान लो पासिंग इज 60, तो आपका कितना और कवर करना है आपको? 21 मार्क्स. चलो मान लेते हैं और 30 मार्क्स ही चाहिए, तो क्या आप इसमें 30 मार्क्स ला सकते हैं? इफ यू जस्ट टॉक अबाउट पासिंग, आराम से ला सकते हैं. बट वो आराम से कब होता है? जब आप ऑब्वियसली पढ़ते हो. बिकॉज शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को जब हम आंसर करते हैं, तो हमें कुछ कीवर्ड्स यूज करने पड़ते हैं. नाउ अनदर क्वेश्चन विच कम्स अप कि अब मैम ये हमारा जो एग्जाम है वो क्लोज्ड बुक हो गया,
तो क्लोज बुक की वजह से हमने सब याद करना पड़ेगा. यू आर नॉट द फर्स्ट बैच हु इज डूइंग दैट. इवन आई हैव गिवन माय CT7. Just to give you all introduction, I scored all India rank 1 in March. I guess it was 18. Yeah, March 18. ठीक है. So I scored all India rank 1 from IIA in March 18 term. I don't exactly remember 18 था कि 17, but mostly 18. तो March 18. तो उस समय अगर आप मेरा स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे पढ़ा था at the end of the class, but yes, it is not difficult. अगर आपको लग रहा है कि मैम ये क्लोज्ड बुक हो गया है, पहले अभी तक ओपन बुक था, स्टूडेंट्स वर अपियरिंग फॉर CM1 CB2 फॉर द फर्स्ट टाइम, स्टूडेंट्स वर अपियरिंग फॉर CB2 मे बी आप 2-3 पेपर करके आए हैं, तो आप लोग के मन में ये डाउट है कि मैम क्लोज्ड बुक है, इतना थ्योरी है, आपने इतना मोटा जो हमें ये कंपाइलर आप सबको मिलेगा इवेंचुअली. एक्चुअली दिस अभी जो स्टॉक था हमें ओवर कर दिया, थोड़ा और प्रिंटिंग में गया, सो आपको इवेंचुअली ये मिल जाएगा. दिस इज ऑफ लेट्स सपोज हाउ मेनी, दिस ऑफ 400 पेजेस. ठीक है. तो ये पूरा मैम रटना है क्या? नो, रटना नहीं है. तुम उस समय क्या उस दिन एक वर्ड यूज करते, rote learning. It's not rote learning, but to some extent it is. Why? Because obviously theory है, eventually आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा in terms of keywords. तो उसके लिए मैं क्या बोलती हूँ, ये जो 400 पेजेस है, अगर आपको पास होना है एग्जाम में, तो इसको अगर आप कोई भी स्टूडेंट मिनिमम 4 times रीड कर लेता है, then no one can stop that person to clear the exam. Minimum, if you read this 4 times, which is not very difficult. 4 times into 4 into 400 कितना होता है? 1600 pages. Can't you not read 1600 pages in the next 5 months or 4 months? You can easily do that, right? So ये आपको खाली करना है. अगर आप कर लोगे, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग का मतलब आप MCQ में आपको फुल मिलेगा, और आप क्योंकि 4 टाइम्स रीड कर रहे हो, कीवर्ड्स अपने आप दिमाग में स्टेबल हो जाएंगे, तो आप इसको भी बहुत इजीली आंसर कर पाओगे. ठीक है. सो ये स्ट्रक्चर है IFOA का. कमिंग टू IIA, कुछ है नहीं. IIA इज ऑल MCQ नाउ, सो इट्स MCQ 100 marks. Now this depends. If I compare November term में they gave 85-80 MCQs. I exactly don't remember. November IEI 2024 एग्जाम जो आता, उन्होंने उसमें बहुत MCQs दिए थे, 1 mark, 0.5 mark, 2 mark के भी थे कुछ. बट इस टर्म में फेब्रुअरी में देयर वर 60 MCQs ओनली. तो डिपेंडिंग अराउंड, अगर हम समझे 60 MCQs के अराउंड अगर रहेगा हमारा, 60-50 जो भी MCQ, 65 MCQs रहेगा. So IIA is all MCQ. Now you guys will say that it has become easy. No, it has not. MCQs are not easy to answer. आप लोग देखोगे जब यहाँ पे MCQ solve करेंगे, it is not at all easy to answer. MCQs are actually difficult. ठीक है. क्योंकि वो पूरा हिट करते हैं आपके स्ट्रेट कहाँ, आपके कॉन्सेप्ट पे. तो इट्स नॉट इजी टू आंसर आपका कॉन्सेप्ट. एंड मैं एक चीज सिखाऊंगी, MCQ सॉल्व कैसे करते हैं. ठीक है. जब हमें आंसर नहीं भी पता हो, तो भी हम करेक्ट कैसे MCQ को कर सकते हैं, उसका एक ट्रिक होता है, वो हम क्लास में सीखेंगे जब हम MCQs प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. जो ट्रिक मैंने फॉलो किया है, इतने टाइम से मैंने उसको एक तरीके से आप बोल सकते हो सबके साथ शेयर किया है. सो इट हैज ग्रोन. सो दैट टेक्निक हेल्प्स यू एंड द स्टूडेंट एंड एवरीवन टू एटलीस्ट जहां पे नहीं कंफ्यूजन हो, टू गेट फुल मार्क्स, राइट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. एनी डाउट इन द स्ट्रक्चर? हाँ, टाइम मैं बता दूं तो IFOA का आपका 3 hours 20 minutes का एग्जाम होता है. ठीक है. ये जो एग्जाम होगा, इसमें आपका पेपर डाउनलोडिंग टाइम इज इंक्लूडेड इन दिस 3 hours 20 minutes. यू हैव टू सॉल्व द पेपर, देन यू गेट एडिशनल हाफ एन आवर टू अपलोड. बट आपको सेव करके क्लोज करना है विद इन 3 hours 20 minutes. इसको आप 3 hours 15 minutes पकड़ के चलो कि इतना आपको इफेक्टिव मिलेगा. नाउ CB2 में बहुत रेयरली आई हैव सीन स्टूडेंट्स सेइंग कि मैम टाइम क्रंच था. CB2 में आई हैव नॉट सीन स्टूडेंट्स टेलिंग मी दैट मैम टाइम क्रंच था. ये जो 26 MCQs है, इनिशियली जब आप सॉल्व करोगे, हो सकता है आपको 1 hour लगे, बट इट शुड कम डाउन टू 25 minutes. दैट इज व्हाट माय टारगेट इज इन द क्लास. 1 MCQ 1 minute, नॉट मोर देन दैट. सो 26 minutes का हमारा टारगेट होता है टू फिनिश द MCQs. रेस्ट टाइम वी स्पेंड in the long and the short questions, because this takes a lot of time. You have to type a lot. तो
एक चीज और, टाइपिंग प्रैक्टिस, कि अगर एनी स्टूडेंट हु इज अपियरिंग फॉर मे बी CS पेपर, CM पेपर, along with that you're appearing for CB paper, if एडिशनली टाइपिंग प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है. आप लोग जो CM CS पेपर्स में टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, यू कैन जस्ट कंटिन्यू इट इन CB2 एज वेल. आपको अलग से टाइपिंग मैं करने नहीं बोलूंगी इसमें. बट स्टूडेंट्स आर अपियरिंग फॉर लाइक CB1 एंड CB2, नो CM CS पेपर्स, उनके लिए डेफिनेटली अलग से प्रैक्टिस करना है. ठीक है, तो इसमें इट्स प्लेन टाइपिंग, नो मैथमेटिकल नोटेशंस, नो स्टैटिस्टिकल नोटेशंस, प्लेन टाइपिंग जो हम वर्ड में करते हैं. बट यस, जो फास्ट टाइप करता है उसको एक इफेक्टिव एडवांटेज मिलता है इन दिस पर्टिकुलर पेपर. ऑलराइट, सो आई, like if I give you my example, I type really fast, so it helps me to stay ahead, right? So similarly, if you want, I have seen lot of students just looking at the screen and typing, मेरे से भी fast type करते हैं, तो वो आपको eventually build करना है. आपको every day, if not that, at least अगर आप अभी से start कर रहे हो for the September term, weekly 3 to 4 days you have to invest in typing as well. ठीक है, जो CM CS पेपर्स दे रहे हैं हम उनको गाइड करेंगे कि कैसे टाइपिंग करना है. फॉर दिस पेपर, फॉर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट CB2, अलग से नहीं जरूरत, बट खाली CB2 जो पढ़ रहे हैं उनको टाइपिंग करना है. ठीक है, कोई भी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन लेके बैठ जाओ, उसको टाइप करो. राइट, दैट्स इट. सो दिस इज ऑल अबाउट IFOA. In case of IEI, the timing again, it is 3 hours 15 minutes. So 3 hours 15 minutes पूरा मिलता है हमें यहाँ पे. अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम फ्रेम जो हम लोग को मिल रहा है. बट अगेन आई विल नॉट से, क्योंकि सिंस MCQ है तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आपका टाइम बहुत कम लगेगा. नो, MCQs are actually difficult to answer. Another thing, the passing marks over here, they have changed. They have made it 65. पहले 50 passing था, अभी they have made it 65. In case of IFOA, it varies somewhere, but 60, 62, 61 ऐसे रहता है. It doesn't go down below that. Sometimes you might have seen कि 59, 58 उन्होंने किया होगा कुछ term में, but apart from that, most of the time it is 60, 61 or 62. So this is the entire structure talking about both the institutes. Moving on to our syllabus and हम कैसे उस चीज को cover करेंगे. Any doubt you all have in this part? They are not telling us this thing. IFOA ने बोला था they will convert it OBA, which is objective based assessment. They are saying this since last 2 years. अभी तक उन्होंने नहीं किया. When they wanted to turn it OBA, तब हमने we had already prepared a lot of questions जो हमने already portal पे डाल दिया है. बट अभी तक अगेन सितंबर के लिए भी कोई नोटेशन आया कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं है. सो कंसिडर इट टू बी द सेम. Why I'll tell you, क्योंकि अगर आप इस पैटर्न में पढ़ोगे तो आप OBA के आंसर्स भी कर पाओगे. एट द एंड ऑफ द डे वो क्या है, वो एक तरीके से एप्लीकेशन ही है. तो पढ़ना आपको इसी तरीके से है अभी के लिए, क्योंकि आई एम नॉट श्योर वेदर दे विल मेक इट OBA और नॉट. दे विल से, बट दे माइट चेंज. तो वो 1 month हो सकता है पहले पता चले, हो सकता है 1.5 या 2 months पहले पता चले. तो क्या तब तक हम लोग उसको टालते जाए? नहीं, हम लोग को शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है. इट्स नॉट डिफिकल्ट टू डू दैट. Right, coming back to the syllabus, so dynamically CB2 has changed last 1.5 years, 2 years में. It has changed a lot recently. Last year they also changed the number of chapters, the ordering of chapters. तो जिनके पास बहुत पुराना compiler है उनके लिए you can maybe check for the new one. Just drop me a message, maybe I will check कि आपके पास सही है कि नहीं. बट यस, तो काफी ज्यादा चेंज किया है. सिलेबस वाइज अगर मैं बोलूं, इन्होंने कुछ बहुत ऐड नहीं किया. दे हैव एडेड, बट दे एडेड लास्ट ईयर, दे एडेड लास्ट टू लास्ट ईयर. रिसेंटली ऐड कुछ नहीं किया, थोड़ा डिलीट जरूर किया है. बट यस, सिलेबस ऑल टुगेदर हैज इंक्रीज्ड. अर्लियर दिस पेपर वाज नोन, जब मैंने अपना एग्जाम दिया था तो इट वाज नोन एज CT7 पेपर. तो उस समय से अभी हम देखें तो द सिलेबस हैज डेफिनेटली इंक्रीज्ड. It has definitely increased, and I will say they have made it a little more difficult. ठीक है? Why? Because economics is a subject you will need in any financial course. अगर आप कोई भी finance का कोर्स उठा के देखो, any professional exam,
be it CA, CFA, FRM, MBA, economics is a subject which you will find everywhere. So it is very important, right? Okay. So let's start. मैं क्या करती हूँ ना, मैं आपको टारगेट देती हूँ पेपर वाइज, मतलब वीक वाइज. कैन एनीवन क्विकली टेल मी व्हेन इज द एग्जैक्ट एग्जाम डे? मैंने आज सुबह 19 September. Okay. So it's on 19th September, and approximately what you are getting is 21 weeks. 21.5 है, मैं 21 ले रही हूँ. ठीक है, 21.5 है, मैं 21 इसीलिए ले रही हूँ, अगर आप कोई और भी पेपर दे रहे हो इसीलिए. 21 weeks starting from coming Monday you have for this paper. 21 weeks मतलब कितने डेज हुए? 147 डेज हुए. हाँ, कि ज्यादा कि कम? 147 डेज हुए, विच इज लाइक टू मच. आप 3 बार सिलेबस खत्म कर सकते हो CV2 का. CV2 यूजली आई से कि गो स्लो, बहुत हैवी नहीं रखना है. हर क्लास, या आप लोग क्योंकि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो विच इज वेरी गुड, तो आप लोग एवरीडे बस 2 आवर्स दो, 1.5 आवर्स दो, इज मोर देन इनफ दैट दिस सब्जेक्ट आस्क फॉर. ऐसा है क्या कि मैम बहुत इजी है सब क्लियर करते हैं? ऐसा नहीं है. इजी मैंने बनाया है. मैंने जो ये आपको कंपाइलर मिल रहा है CV2 का, अगर मैं आपको बताऊं सच, दिस कंपाइलर students are just reading and clearing without taking the classes, but those are the students who are definitely very intelligent, very extraordinary. वरना कोई भी आप इसको रीड करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा खुद से. ठीक है, मे बी 1 or 2 very intelligent students, very super intelligent students are doing that, but इस कंपाइलर को बनाने में ही मुझे लगा है 6 to 7 months. I just was sitting and making this compiler, nothing else. मैंने उस term, दिस वॉज लाइक प्रायर टू माई क्वालिफिकेशन, तो मैंने उस समय कोई भी अपना एग्जाम नहीं दिया. आई डेफर्ड माई एग्जाम फॉर दिस मटीरियल, एंड आई वॉज मे बी अपियरिंग फॉर द लास्ट 2 or 3 एग्जाम्स. तो मैंने पूरा डेफर किया अपना एग्जाम जस्ट फॉर दिस कंपाइलर, क्योंकि आपको 5-6 जगह से रेफर नहीं करना पड़े. दैट इज व्हाई आई हैव मेड दिस फॉर यू ऑल कंसाइज. ये आपका मान लो एक तरीके से CV2 का भगवत गीता है जो आपको अपने साथ रखना है. मैंने अभी क्यों बोला कि CV2 क्लास नोट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इतना बड़ा मोटा कॉपी मत बनाओ, नॉट नीडेड. एक पतला सा कॉपी बनाओ, दैट्स इनफ. क्योंकि जब आपके पास ये रहेगा, अभी तो नहीं है मे बी बहुत जनों के पास, जब आपके पास ये रहेगा, साइड में बहुत ब्लैंक स्पेसेस हैं, वहीं पे जो मैं बोलती हूँ हिंदी में, अगर जिसको हिंदी, जिसको कोई भी लैंग्वेज इजी हो वो लैंग्वेज में इसको लिखो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको कॉपी अगर बनाना है डेफिनेटली बनाना चाहिए, बिकॉज हमें ग्राफ्स बहुत सारे मिलेंगे. शुरू के फर्स्ट 3-4 चैप्टर्स में नहीं, बट मैक्रो साइड में बहुत ग्राफ्स मिलेंगे, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा. तो आपको ग्राफ बनाना है. मैम ग्राफ हम लोग के एग्जाम में कैसे आएगा? हम तो वर्ड पे टाइप करें, हम लोग को ग्राफ बनाना है क्या? नो, दे विल नॉट आस्क यू टू मेक द ग्राफ इन IFO. आई तो चलो MCQ है. व्हाट दे डू इज दे विल गिव यू द ग्राफ. मान लो आपको ऐसा कुछ भी एक ग्राफ दे देंगे, एंड कुछ भी ABCD लिख देंगे, एंड बोलेंगे कि उसको समझाओ, रीजन्स आइडेंटिफाई करो, पॉइंट A क्या डिनोट करते हैं, पॉइंट B क्या डिनोट करते हैं. उस पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि मेरे क्लास के बाद आप हीरो हो, आप समझ गए, आपको दोबारा नहीं रेफर करना है, आप नहीं कर पाओगे. आप ग्राफ्स नहीं, तो एटलीस्ट मेक इट अ हैबिट. जैसे मैंने बोला 4 times रीडिंग द कंपाइलर. along with that, what is important, each graph you are making it on your own 2 times, which is very easy. आपको पेन से बनाना है खाली, और कुछ स्केल वे लेके भी नहीं बैठना है, खाली just to understand what is happening, what is the working going behind the graph. ठीक है, जो बहुत सारे ग्राफ्स मिलेंगे, 1-2 नहीं, बहुत सारे ग्राफ्स मिलेंगे. आई विल लाइक सिंप्लीफाई इट फॉर यू. क्लास में आपको ऐसा लगेगा पूरा सब कुछ आ गया, बट ऑब्वियसली 10 days बाद आपको उतना याद नहीं रहेगा. जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे आपको याद नहीं रहेगा. So coming back to the breakdown of the 21 weeks which I have, I will go very slow. So my target is कि हम जुलाई मिड तक ये सिलेबस फिनिश करें. In fact, for that matter, अगर मैं जुलाई 3rd week तक भी करूंगी तो बहुत है, but I can finish it in 1 month also. I can finish it in 1.5 months also. I can finish it in 2 months also. Why I want to finish it by July mid? Because एक sweet spot है. Sweet spot ये है कि आपको 2 months मिलेगा for revision. उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, आप पक जाओगे. क्योंकि आप इतना पढ़ लोगे फिर आपको लगेगा नहीं. सो वो हमें ड्रेन आउट नहीं होना है इस सब्जेक्ट से, बिकॉज समटाइम्स दिस सब्जेक्ट ड्रेन्स यू आउट, बिकॉज अगेन एज आई मेंशन इट्स थ्योरी.
तो एवरीडे जो बच्चा बैठ के अच्छा लग रहा है देख लिया, 2-3 क्लास देख लिया, 4 क्लास देख लिया, वो नहीं करना, क्योंकि आपके पास 100% क्लासेस मिल चुके हैं, वो चीज मत करना. One more very important thing is that please never watch my classes at 1.5 or 2x. I've seen a lot of students because they say मैम आप स्लो हो. ठीक है, मैं स्लो पढ़ाती हूँ, द रीजन बिंग वो आपके माथे में रह जाए. अगर आप वीडियो को 1.5 या 2x पे देखते हो तो वो फिर आपके माथे में नहीं रहेगा, right? And then you will have to see that video again, so you are taking out actually the same time. आप एक वीडियो 60 मिनट्स को अगर आप 40 मिनट्स में खत्म कर रहे हो, अगेन आपको मे बी 30 मिनट्स में भी बहुत लोग खत्म कर देते हैं, वापस उतना ही टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्ट में ऊपर नीचे कर दो. सो इफ यू मिस एनी क्लास or if you may be not able to attend, whatever the reason, and you want to do it, तो आपको please make it sure that you do it at 1x only. Don't watch it at 1.5 or 2x. Okay, so how should I break this? If I tell you हमारे जो यहाँ पे first, now we have 24 chapters in CB2. Earlier last year it was 23. इंक्रीज किया है क्या मैम? नहीं, इंक्रीज नहीं किया, एक चैप्टर को 2 में डिवाइड कर दिया, बेसिकली तोड़ दिया 2 में, एंड थोड़े टॉपिक्स और डाल दिए, थोड़े हटा भी दिए. So overall adjustment is almost similar, but yes, topics they have added. They have added COVID, they've added Islamic finance का थोड़ा सा part, they've added behavioral economics that they added last to last year itself. नई टॉपिक्स भी उन्होंने कुछ कुछ ऐड किए हैं, ब्रेक्सिट ये सब तो पहले से था, but apart from that they have tried to include all the recent topics, so they have made it 24 chapters, जिसमें से approximately आप समझो आपका जो 9 chapters है, first 9 chapters, this first 9 chapters is microeconomics and बाकी के chapters आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स है. मैम व्हाट इज द डिफरेंस? बहुत लोगों को पता भी होगा. माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंस ये है, देखो, सो एक माइक्रो जो है इज अ सबसेट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसा लगता है, ठीक है. तो मैक्रो इज अ एग्रीगेट लेवल. हम जब बोलते हैं कि इंडिया एज एन इकोनॉमी, व्हाट वाज द ग्रॉस नेशनल इनकम, India as an economy, what was the aggregate output, aggregate demand, aggregate supply? ठीक है, that is macro level concept. When government is talking about employment, government is talking about inflation, government is talking about the GDP, government is talking about the foreign exchange rate, government is talking about, let's say suppose क्या नहीं मैंने बोला, आई थिंक आई बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो भी थोड़ा कुछ कुछ समझ में आएगा, कुछ कुछ नहीं, तो ये सारा ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वी आर टॉकिंग मैक्रो लेवल पे. व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रो, इट इज अस, इट इज द इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स. सो इट इज, ये पेन चल नहीं रहा, इट इज इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स, basically all of us. I am an individual decision maker as a seller or as a buyer, as a consumer or as a seller. ठीक है, तो जब मैं कुछ खरीदने जाती हूँ, I have lot of choices, resources are limited, पॉकेट मनी आपको मिल रहा है, मंथ का कितना मिलता है? तुमको मिलता है? किसी को मिलता है पॉकेट मनी ऐसा लिमिटेड वाला? नहीं, अरे वाह, सही है. तो एक लिमिटेड मान लो, आपको कितना होना चाहिए आइडियली एक मंथ का पॉकेट मनी आज के टाइम पे? है 1000 में? क्या बोल रहा है, 1000 तो कम है, बहुत हो जाएगा उसमें सब, ट्रैवलिंग ये सब लेके, फूड ट्रैवलिंग. भाई ये तो 1000 में मान गया, मैं जब कॉलेज में थी मैं 2000 लेती थी. हाँ, 3000, क्या बोलते हैं, सब कुछ आएगा, मूवी, आउटिंग विथ फ्रेंड्स, ये सब तुम लोग ड्रामा करते हो, ठीक है. तो ठीक है, मान लो 3000, मुझे लग रहा है कि तुम लोग मैनेज कर नहीं पाओगे 3000 में, ऐसा मुझे लग रहा है. Ashita, I'll come to your question. So 5000 में सेटल करते हैं. So मान लो 5000 इज अ पॉकेट मनी, तो रिसोर्सेज बहुत कम है, बट वॉन्ट्स हमारे बहुत है. हमें मूवी भी देखना है, हमें जुहू में
कौन सा कैफे बहुत अच्छा सा बताओ, कोई कैफे का नाम। हमें सोशल जाना है कार्टर रोड का, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स, ट्रैवल भी हमें उबर से करना है, वी डोंट वांट टू ट्रैवल थ्रू लोकल। तो करना हमें बहुत कुछ है, बट वी हैव रिसोर्सेज लिमिटेड। सो नाउ व्हाट इज इंडिविजुअली हाउ डू यू मेक योर डिसीजंस, ठीक है। तो ये हम माइक्रो लेवल पे समझते हैं। एंड इंडिविजुअली आप जब डिसीजन लेते हो, हम अज्यूम करते हैं। नाउ इकोनॉमिक्स इज वेरी सिमिलर टू स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में ना हम मॉडल्स बनाते हैं। तो जब हम मॉडल्स बनाते हैं तो हम बोलते हैं अ मॉडल इज एज गुड एज इट्स अजम्पशंस, ठीक है। मान लो आपने एक मॉडल बनाया, आप बोल रहे हो इसमें ये अजम्पशंस है और ये आपका मॉडल है, सो इट इज एज गुड एज इट्स अजम्पशंस। सेम इकोनॉमिक्स में भी मॉडल्स है। हम आगे जाके मैक्रो लेवल में देखेंगे, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है। आपने केन्शियन का अगर नाम सुना है, आपने नैश जो उसका नाम सुना है, आपने क्लासिकल स्कूल सुना है, तो ये सारे जो है इनका मॉडल्स है, ठीक है, इकोनॉमिक मॉडल्स। एंड इनके अजम्पशंस थे कि भाई ये अजम्पशन है, ये हमारा मॉडल है। फिर एक दूसरा आदमी आया, वो बोला नहीं ये तो अजम्पशन गलत है, उसने नया मॉडल बनाया। फिर एक जन आके बोला इसका अजम्पशन गलत है, उसने नया मॉडल बनाया। एंड दैट इज हाउ इट इवॉल्व्स, दैट इज हाउ इकोनॉमिक्स has evolved over the time. So we assume that we are rational. We assume that we are rational decision makers. ठीक है, हम रैशनली सोचते हैं, हम अपने बारे में, अपने एडवांटेज के बारे में सोच के डिसीजन लेते हैं। बट दिस इज नॉट रियली ट्रू, एंड सिंस दिस इज नॉट रियली ट्रू, वी हैव टू स्टडी समथिंग कॉल्ड एज बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। मतलब कैसे आपका बिहेवियर के वजह से आपका डिसीजन चेंज होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इम्पैक्ट इट हैज ऑन द एंटायर, like first the micro level and then the macro level, that is behavioral economics. Very very interesting, one of my most, ये टॉपिक जो था ये पहले CM2 में था, CT8, CM2 से हटा के इन्होंने इसमें डाला 2 years बैक CT7 में, बिकॉज इट्स मोर रेलिवेंट ओवर हियर, राइट। सो इसमें हम लोग अलग अलग एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। मान लेते हैं कोई चीज मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, आई शुड डू दैट, बट सिंस आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स माय फ्रेंड, दो सेलर्स है, एक सेलर कम में बेच रहा है बट मैं फ्रेंड से खरीद रही हूँ, भले वो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करो। So that is how you are not making your decisions rationally, and that is where behavioral economics sets in. So micro level पे हम ये समझते हैं, and क्योंकि ये सारी चीजें होते हैं, so individually we fail the market, ठीक है। जो मैं वर्ड्स अभी बोल रही हूँ वो इसमें सब लिखा हुआ है। वी फेल द मार्केट, मतलब मार्केट फेलियर के वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है, क्योंकि हम फेल करते हैं मार्केट को, क्योंकि हम रैशनली नहीं सोचते, मार्केट फेलियर होता है, एंड बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं। मार्केट फेलियर की वजह से गवर्नमेंट इंटरवीन करता है ताकि मार्केट इक्विलिब्रियम पे पहुंचे, एंड दैट इज वेयर द मैक्रो लेवल कम्स इन, ठीक है। तो फर्स्ट 9 चैप्टर्स माइक्रो इजी, बट इससे आते हैं बहुत डिफिकल्ट वाले एमसीक्यूज। तो आपने जो स्टूडेंट्स पहला 2-3 चैप्टर पढ़ लेता है खुद से, कहीं से उसको कहीं मटेरियल मिल गया, उसने पढ़ लिया 2-3 चैप्टर्स, एंड वो फिर बाकी बोलते हैं बहुत इजी है, 11th-12th में किया है हमने, वो जाता है सीधा 8-9 में, और फिर उसको हिट करते हैं अरे क्या, और लास्ट का तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आता, बिकॉज इट इवेंचुअली द डिफिकल्टी लेवल इंक्रीजेस। मैक्रो लेवल इज एक्चुअली हैवी, आप देख ही सकते हो, कंटेंट भी इसका हैवी है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से ज्यादा मार्क्स आता है यहाँ से कम, ऑल्दो दिस इज ओनली 9 चैप्टर्स, बट 45-55 में भी, समटाइम 50-50 ऑल्सो, तो ऐसा देते हैं। इट्स नॉट क्लियर कि मैम कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है या कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज स्टिल नॉट क्लियर, होता ही नहीं है, वैसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बट येस, इफ यू आर गेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर, इट इज एक्चुअली ट्रिकी, इट डायरेक्टली हिट्स टू योर कॉन्सेप्ट कि भाई क्या कॉन्सेप्ट इसने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो उसमें वो ये पूरा माइक्रो पार्ट हिट करता है, राइट। अगर आपका माइक्रो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको इधर इशू हो सकता है मैक्रो में, क्योंकि आपको ये भी ढंग से समझ नहीं आएगा। सो मेक श्योर एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, राइट। पूछना है कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा बेसिक आइडिया हो गया कि क्या हम लोग कितने चैप्टर्स हैं, क्या हम लोग पढ़ेंगे। ट्रस्ट मी, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, आपको बहुत चीजें जानने को मिलेंगी। बाकी CMCS पेपर्स में व्हाट डू यू जस्ट अप्लाई, यू जस्ट मेक क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हो। यहाँ पे यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, द बैकग्राउंड ऑफ इट ऑल।
So if I divide, I want to finish in, let's say, suppose 13 weeks, 13 to 14 weeks is a sweet spot. So I want to finish this in 14 weeks, my syllabus, so that you have how many weeks left? 7 weeks left for your revision, which is more than enough. ठीक है, तो कैसे कैसे करेंगे समझो. आई एम नॉट गोइंग वीक वाइज, आई जस्ट एक मैं आउटलाइन आप लोग को देती हूँ कि हम कैसे करेंगे. चैप्टर 1 से लेके चैप्टर लेट्स सपोज 5, ठीक है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं. तो ये जो मैंने अभी माइक्रो मैक्रो पढ़ाया, फिर हम लोग हाउ रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, उसको लेके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, पीपीएफ कर्व्स, ऐसे हम लोग अलग अलग चीज इसमें पढ़ेंगे. देन वी विल स्टडी अबाउट डिमांड एंड सप्लाई. इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं. पहला तो बेसिक पढ़ेंगे सप्लाई डिमांड का, what exactly supply means, what exactly demand means, and then eventually इसका हम लोग पूरा बैकग्राउंड समझते हैं. डिमांड में हम लोग समझते हैं we have something called as utility curves, तो हम लोग बहुत सारे यूटिलिटी कर्व्स पढ़ते हैं. सप्लाई में we have production curves, we have cost curves, तो वो सारा हम लोग सप्लाई साइड पे, आउटपुट कर्व्स सब हम लोग सप्लाई साइड पे पढ़ते हैं. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट 5 chapters. I'll come back to week allocation कि हर chapter को कितना week allocate करना है. After this we have chapter 6 to, let's suppose let's make this 6 to 7 रखती हूँ मैं. So chapter 6 to 7 में हम different market structures पढ़ते हैं. Very interesting. जैसे हर मार्केट एक दूसरे से अलग है. कैसे अलग है? आपका वेजिटेबल मार्केट है, at the same time you have mobile phones ka market, at the same time you have ice cream market, at the same time you have hospitality market. How all the market structures are different. So we basically study 4 different market structures. We talk about monopoly, oligopoly and monopolistic competition, perfect competition are the 4 structures. Details में पढ़ते हैं. ठीक है, ये हमारा market structures हो गया. Again very interesting. इसके बाद वी हैव, लेट्स से सपोज मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखती हूँ वरना हमारे कवर नहीं होंगे सारे. चैप्टर 8 से 9, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज. वेरी इंटरेस्टिंग अगेन कि एक फर्म कैसे अपना प्राइस सेट करता है यूजिंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, थर्ड डिग्री, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, देन देयर आर डिफरेंट अदर स्ट्रैटेजीज एज वेल. एंड यहाँ चैप्टर 9 से स्टार्ट होगा थोड़ा मैक्रो पोर्शन जहाँ पे हम बोलेंगे हाउ मार्केट फेल्स एंड हाउ गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन. ठीक है, so this is all about chapter 9 तक, which is again your micro portion. Coming to chapter 10 से लेके हम बोल देते हैं 11. 10 से 11 is again your macroeconomic objectives and क्या हमारा macroeconomic environment है. So these 2 chapters overall gives you एक पूरा introduction to the macroeconomic environment. क्या हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? इन्फ्लेशन स्टेडी रखना है हमें, एम्प्लॉयमेंट शुड गो अप, जीडीपी शुड गो अप, फॉरेन एक्सचेंज रेट को मेंटेन रखना है. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या क्या हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या एलिमेंट्स है, वो हम सब इस 10-11 में पढ़ते हैं. अगेन वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट. Then we come to chapter 13 से, let's suppose we make it नहीं 12 से 13. चैप्टर 12 से 13 टॉक्स अबाउट योर इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, ये सब में ये पोर्शन थोड़ा आई हैव सीन स्टूडेंट्स को थोड़ा ट्रिकी लगता है बिकॉज एकदम से न्यू कॉन्सेप्ट है, आपने नहीं पढ़ा है, टर्मिनोलॉजीज थोड़े नए हैं, समझना हल्का ट्रिकी होता है. जैसे मैंने बोला डिफिकल्टी लेवल गोज अप. सो हियर आई हैव सीन स्टूडेंट्स लिटिल बिट स्ट्रगलिंग, बट देन आप लोगों ने मेरा क्लास लिया तो कोई टेंशन की बात नहीं है. 14 से लेके वी हैव 15 विच इज अगेन, इसमें हम लोग कवर करते हैं फिनेंशियल सिस्टम, जहां हम लोग मनी मार्केट पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज, वेरी इंटरेस्टिंग, बैंक का वर्किंग पढ़ते हैं.
तो वो सारा चीज हम लोग चैप्टर 14-15 में पढ़ते हैं. अगेन इंटरेस्टिंग, नॉट डिफिकल्ट. Now starts your थोड़ा towards the theory aspect. तो हमारा चैप्टर 16 जो है वो था पहले चैप्टर 2. चैप्टर 16 इज बेसिकली जहाँ पे इन लोग मेन इकोनॉमिक स्ट्रैंड्स, केंशियन स्कूल, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, मॉनेटरिस्ट, ऑस्ट्रेलियन स्कूल, ऐसे बहुत सारे 6-7 स्कूल्स हैं ऑफ इकोनॉमिक्स. स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब ये आपस में, जैसे हम एक ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट हैं, हम एक चीज को बिलीव करते हैं, हमारे एक अजम्पशंस हैं, उसके बेसिस पे हम मॉडल बना रहे हैं. तो वो हम पढ़ते हैं चैप्टर 16 में. आई डोंट नो व्हाई दे हैड केप्ट इट ऑन चैप्टर 2, डजंट मेक सेंस, बीच में घुसा दिया था. अब इन्होंने इवेंचुअली लास्ट ईयर, आई यूज्ड टू एनीवेज, पहले जब भी चैप्टर 2 था, जिनके पास पुराना कंपाइलर है, मैं क्या करती थी क्लास में, मैं 2 पढ़ाती नहीं थी, मैं 1 से 10 तक पढ़ाती थी, एंड देन वो जो चैप्टर 2 था वो मैं इवेंचुअली एंड में पढ़ाती थी. अब इन्होंने खुद ही एंड में उसको डाल दिया. सो ये चैप्टर 16 से लेके समझो चैप्टर 17 तक, दिस टॉक्स अबाउट योर again different schools. Keynesian, classical are the two most important schools that we talk about. Then we come to chapter, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए. चैप्टर 18 से 19. 18 से 19 is the basically relationship between goods market, money market. Again very interesting, क्योंकि यहाँ आपने goods market मेजरली पढ़ा है, सप्लाई डिमांड, आउटपुट एंड ऑल. अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, मनी मार्केट को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि कैसे मनी मार्केट भी गुड्स मार्केट के साथ रिलेटेड है. एंड ऑब्वियसली वी डेवलप मोर ऑन चैप्टर 19 जो है वो इससे भी रिलेटेड है, जहां हम लोग और ज्यादा मॉनेटरिस्ट, न्यू क्लासिकल के बारे में. यहाँ चैप्टर 17 में आप पढ़ते हो क्लासिकल एंड केंशियन. क्लासिकल के बाद आया था न्यू क्लासिकल, तो वो हम यहाँ पढ़ते हैं, एंड मॉनेटरिस्ट. तो वो दोनों स्कूल्स हम चैप्टर 19 में पढ़ते हैं, राइट. इसके बाद आता है 2 इजी चैप्टर्स आते हैं, विच इज योर, लेट मी राइट इट हियर, चैप्टर 20 एंड 21, विच इज योर डिमांड साइड पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी. कैसे गवर्नमेंट अगर इंटरवीन कर रहा है तो कैसे इंटरवीन करता है, क्या करता है गवर्नमेंट. आपको क्या लगता है इन योर डेली लाइफ गवर्नमेंट क्या रोल, कहाँ रोल्स प्ले कर रहा है, बताओ क्विकली. टैक्स कलेक्शन, that comes into demand side policy. और subsidies, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सप्लाई साइड पॉलिसी. और गवर्नमेंट और कहाँ, हर जगह गवर्नमेंट है, दिख नहीं रहा पर है. और बोलो, ठीक है, वो उसी में आ गया. टैक्स के साथ क्या है, एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंस करता है, ठीक है. तो गुड डिफेंस, और ये उसका एक्सपेंडिचर है. और उसका एक्सपेंडिचर और क्या है, स्कॉलरशिप सुना है, पेंशन सुना है, स्कॉलरशिप सुना है. तो ये गवर्नमेंट अपने तरफ से दे रहा है, ठीक है. वो बहुत स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं. IITs जो ये आपके सारे गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, यू गो टू DU कॉलेजेस, द फीस आर वेरी लो कंपेयर्ड टू प्राइवेट कॉलेजेस. इफ यू टॉक अबाउट government schools, government hospitals, the fees are very low compared to private. तो वो लो क्यों है, गवर्नमेंट वहां ट्रांसफर पेमेंट करे, जिसको हम ट्रांसफर पेमेंट यानी कि वो अपना वहां पे क्या दे रहा है, स्कॉलरशिप्स दे रहा है, पेमेंट करे, तो वो उसका एक्सपेंडिचर पार्ट है, डायरेक्टली इंटरवीन कर रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट भी R&D करता है. कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ऑल्सो इंटरवीन एंड दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स R&D. इसरो, ठीक है, रन बाय गवर्नमेंट. तो ये R&D वाला पार्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट हो गया. गवर्नमेंट और बहुत जगह रोल्स प्ले करते हैं, तो उसको हम डिवाइड करते हैं बिटवीन डिमांड साइड पॉलिसीज एंड सप्लाई साइड पॉलिसीज, ठीक है. सो दैट इज चैप्टर 20-21. देन यू हैव चैप्टर 22 विच इज एक्सचेंज रेट. तो हम लोगों ने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी लिया, यहाँ हमने फॉरेन रेट एक्सचेंज के बारे में पढ़ लिया, यहाँ हमने we've talked about लेबर मार्केट के बारे में, मनी मार्केट के बारे में, डिमांड साइड पॉलिसी. अब इन सबके साथ यहाँ पे हम लोग एक्सचेंज रेट के बारे में भी पढ़ते हैं. सो बेसिकली 5-6 एस्पेक्ट्स है, एम्प्लॉयमेंट, लेबर मार्केट, वी टॉक अबाउट इन्फ्लेशन रेट, वी टॉक अबाउट गुड्स, GDP हो गया, वी टॉक अबाउट मनी मार्केट, सेंट्रल बैंक का क्या रिलेशन है, एंड वी टॉक अबाउट एक्सचेंज रेट्स, ठीक है. तो वो, एंड लास्ट में योर चैप्टर 22 and 23. Chapter 23 and 24, sorry, 24 ideally is a summary
ऑफ द मैक्रो पोर्शन, बट इसमें थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा है। एंड 22 में हम थोड़ा ग्लोबल हार्मोनाइजेशन, मॉनेटरी यूनियन, जो थोड़ा यूरोपियन एस्पेक्ट के ऊपर है मोस्टली। तो आईए स्टूडेंट्स आर लाइक मैम ये पार्ट पढ़ना चाहिए कि नहीं? यस, आपके मटेरियल में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए। इनफैक्ट इन आईएफओए आल्सो आई हैव नॉट सीन डायरेक्ट क्वेश्चंस अलॉट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, ब्रेक्सिट एंड वो सारा पूरा हिस्ट्री है यहाँ पे थोड़ा बहुत, तो वो थोड़ा एक पॉइंट के बाद बोरिंग होता है, बट आपको वो 3-4 बार रीड करने से समझ आ जाएगा। मैं क्लास में समझाती हूँ कुछ कुछ कीवर्ड्स एंड दैट्स इट। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो एग्जाम में आ सकते हैं, एंड एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, सो यू कैन नॉट स्किप इट। सो दैट इज हाउ आई डिवाइड इट इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अब अगर मैं बात करूं कि हर में कितना वीक लगेगा, आई विल गो बैकवर्ड्स। ठीक है, तो इसमें मान लो कि 1 वीक के अराउंड, इसको भी मैं 1 वीक देती हूँ, इसको भी मैं 1 से 1.5 वीक्स देती हूँ। देन आई विल एडजस्ट 18-19 was relationship. हाँ, so this is also, let's say suppose 1 week 14-15, 1 week ये सारे छोटे मोटे चैप्टर्स हैं, तो 1 week इज इनफ। इसमें 1 से 1.5 आपको लग सकता है। मार्केट स्ट्रक्चर में 1 से 1.5। इसमें आपको मान लो 2 से 3 वीक्स, तो कितने आ रहे हैं टोटल करो? 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 weeks. ठीक है, so that's how I divide my syllabus. You finish your entire topic in 14 weeks. I have students जिन्होंने 1 month पढ़ के CB2 क्लियर किया है। I have students जिन्होंने 15 days पढ़ के भी क्लियर किया। I don't want you to be them. 1 mark से क्लियर करना है, एज पे रहते हैं वो, आप एज पे नहीं हो, आप स्टार्ट करो, आप आराम से पढ़ो। मैम ये जो इतना आपने समझाया, बोला कितना पढ़ना है, कुछ नहीं, आपको खाली 2 hours एवरी डे। 2 hours मतलब 2 hours, जैसे सपोज आप 1.5 to 2 hours आप पढ़ रहे हो। अब कैसे रहेगा क्लास का स्ट्रक्चर, कमिंग टू दैट योर क्वेश्चन अशिता। सो आई विल बी टेकिंग मोस्ट ऑफ द लाइव लेक्चर्स। ठीक है, वीकेंड पे यू विल हैव 1 session with the industry expert. She has been taking classes since a very long time. She is near to qualification. 1-2 पेपर बचा है, सो शी विल टेक 1 class ऑन द वीकेंड। तो मेरे अलावा आप एक टीचर को और देखोगे जो वीकेंड पे आपका एक क्लास लेगा। ठीक है, दैट विल बी ऑनलाइन, वो आपको अपने घर से अटेंड करना है। मेरे क्लासेस कैलकाटा, मुंबई, दिल्ली से होंगे। व्हेन आई एम इन कैलकाटा सेंटर, आपको आपके लिए ऑनलाइन है, मतलब सिर्फ कैलकाटा के स्टूडेंट्स आएंगे। मुंबई में आप लोग आओगे, दिल्ली में दिल्ली के स्टूडेंट्स। टाइमिंग्स थोड़ा वैरी करेगा। ठीक है, व्हेन आई एम इन कैलकाटा द टाइमिंग कैन बी बिटवीन 11 to 3। When I'm here, it will be somewhere between 2 to 6. When I'm in Mumbai, it will be Delhi, sorry, it will be somewhere after 4 o'clock. तो अगर किसी दिन आपका क्लास मिस होता है, आपको वो पहले से पता है। ठीक है, क्योंकि क्लास पूरा वीक का हम क्लास शेड्यूल पहले ही दे देते, तो आपको पहले से पता चल जाएगा, ओ ऑन थर्सडे आई विल मिस माय क्लास, वेदर इट्स लाइव, ऑनलाइन, व्हाटएवर। तो आप लोग उसको पहले से कर लेना, क्योंकि सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। या आप लोग तुरंत सेम डे, यूजुअली वी से दैट 48 hours लगता है हमें टू अपलोड द वीडियो, बट समटाइम्स वी अपलोड इट ऑन द सेम डे, समटाइम्स 24 hours में, बट हम ऑफिशियली 48 hours बोलते हैं, वरना आप पकड़ोगे किसी दिन अगर नहीं हुआ कि मैम आपने 24 hours बोला था। So officially we say 48 hours, we try to upload it within 24 or maybe on the same day. ठीक है, तो ये हमारा शेड्यूल रहता है। इसके अलावा अभी और क्या क्या कर रहे हैं, इसके अलावा मेरा जो कंपाइलर है ना, दैट इज अल्टीमेट, मतलब ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट टीच मोर देन 1.5 hours, बिकॉज जैसे ही वो स्वीट स्पॉट ऑफ 45 minutes होता है, सब लोग यॉन करने लगते हैं, अभी भी कर रहे हैं, यॉन करने लगते हो, एकदम ऐसे डल से हो जाते हो, मैं भी हो जाती हूँ। इससे ज्यादा थ्योरी नहीं हो सकता, मैं बोल भी नहीं सकती इससे ज्यादा। तो हम 1.5 hours का स्वीट स्पॉट, उससे ज्यादा मैं पढ़ाती ही नहीं, कोई भी क्लास नहीं मिलेगा। किसी क्लास में जो थोड़ा बच्चे इंटरेस्टेड है, मैं भी हूँ, तो देख लिया 2 hours, बट नॉट मोर देन 1.5 hours, दैट्स इट। उससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाती हूँ। तो 1.5 hours का जो हमारा क्लास है, उसमें जो भी मैंने कंपाइलर का फिनिश करा है, मान लो 10 pages, 15 pages, 20 pages, वो आपको घर जाके रीड करना है। सो एक रीडिंग तो मेरे साथ ही कर लिया आपने, क्योंकि मैं कंपाइलर से ही पढ़ाती हूँ, बट कंपाइलर से मार्क करके नहीं।
मैं अलग से लिख के पढ़ाती हूँ, मैं कंपाइलर यूज नहीं करती हूँ। तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक मैंने टॉपिक फिनिश करा है, वो मैं बता दूंगी आपको। आपको खाली घर जाके उसको रीड करना है, ठीक है। सो कंपाइलर तो एक बार रीड मेरे साथ ही हो गया। नाउ रिविजन नोट्स जो CB2 का है, कुछ लोगों को मिल गया है। रिविजन नोट इज बेसिकली जो पास पेपर का पूरा बुकलेट है। कुछ लोगों, मतलब नाउ एक्चुअली आई डोंट वांट यू ऑल टू यूज द रिविजन नोट। मतलब मेरा रहता है कि मैं सर को बोलती हूँ रिविजन नोट दो मत, इट्स नॉट नीडेड इन CB2। क्योंकि आप देखोगे फर्स्ट 6 to 7 चैप्टर्स कंटिन्यूअस है, एक फ्लो दिख रहा है। इसके बाद के जो चैप्टर्स है काफी इंटरलिंक्ड है। अगर मैं बोलूँ कि 14-15 का कोई क्वेश्चन है एक्सप्लिसिट, तो उसमें 22 को भी लिया हुआ है, 20 को भी लिया हुआ है, पार्ट्स ऑफ इट हैज बीन टेकन, ठीक है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट इन CB2 to maybe just appear for questions from 12 and 13. No, specifically in the macro portion, because macro portion काफी linking है। एक short question या long question अगर आप answer कर रहे हो, you are referring 3-4 chapters to do that, ठीक है। वो अभी सुन के डिफिकल्ट लग रहा है, सुन है नहीं, आपको इवेंचुअली जब आप आंसर करोगे अपने आप पॉइंट्स आएंगे, आपको खुद को नहीं पता चलेगा कौन से चैप्टर से लिया गया। ओपन बुक होने का फायदा सबसे ज्यादा CB2 में हुआ है, क्योंकि आपको रेफरेंसिंग नहीं करना है। पहले ना जब क्लोज्ड बुक था तो हम रेफरेंसिंग करते थे, कोई भी आंसर करते थे तो नीचे लिखते थे फ्रॉम चैप्टर नंबर 12, 15, 16। भाई कितना डिफिकल्ट है, कहाँ से ढूंढेंगे कौन से चैप्टर से लिया। अब आप लोग को मन में सब पॉइंट्स स्टोर्ड है, आप लोग खाली आंसर कर रहे हो, आपको रेफरेंसिंग करना ही नहीं है। सो CB2 हैज बिकम इजी आफ्टर बीइंग क्लोज्ड बुक। तो वैसा बहुत अच्छा हो गया CB2 के लिए। सो मेरा सजेशन ये रहता है, जब आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ो, मान लो चैप्टर 1 डन, प्लेटफॉर्म पे जाओ, हमारे LMS पे जाओ, एंड LMS में जितने भी MC कर लो। कुछ चैप्टर्स के तो बहुत मिलेंगे MCQs लाइक माइक्रो पोर्शन, कुछ चैप्टर्स के थोड़े कम मिलेंगे, जितने भी हैं सॉल्व दो MCQs, ठीक है। मैक्रो में हो सकता है कोई एक MCQ आया, आपको लगेगा ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, वो इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि चैप्टर 15 का जो MCQ कहीं ना कहीं उसमें चैप्टर 20-21 भी आ रहा है, हो सकता है, पॉसिबल है। तो वो मैं समझा दूंगी क्लास में, डोंट वरी अबाउट ऑल दो स्मॉल थिंग्स। तो LMS से आपको साथ साथ में MCQ प्रैक्टिस करते चलना है। रिविजन नोट जिनको मिल चुका है, यू ऑल कैन सी दैट द फर्स्ट 2 बुकलेट्स में डिवाइडेड है, देयर आर 6 बुकलेट्स। तो बुकलेट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट बुकलेट आई थिंक इज फ्रॉम चैप्टर 1 to 6। तो वो जो चैप्टर 1 to 6 है, साथ में जब पूरा 6 चैप्टर तक हो जाए, उसके बाद उसके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। हम क्लास में करवाएंगे, वो मैं समझा दूंगी विद क्लास। बट आगे के चैप्टर्स थोड़े वियर्ड से हैं, तो एज आई प्रोसीड आई विल लेट यू ऑल नो। हम क्लास में काफी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो दैट इज नॉट अ बिग इशू। बट येस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कंपाइलर रीडिंग, सॉल्विंग MCQ थ्रू LMS, एंड जो हम लाइव क्लास करें उसको अटेंड करना, एंड उसके तुरंत बाद कंपाइलर रीड करना। व्हाट एल्स मैम कैन आई डू इज, सब टाइम अगर आपका वीकेंड पे मन करा कि पढ़ना है CB2, तो पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, बोलो, कंपाइलर पढ़ना। अगर मन किया कि पढ़ लेते हैं CB2, तो क्या पढ़ोगे, जितना कंपाइलर रीडिंग, आज से सुन लो, जितना कंपाइलर रीडिंग करोगे उतना आपका पासिंग का चांस इंप्रूव होगा। CB2 ऐसा नहीं कि क्लास ले लिया पास हो जाएंगे, नो, आई हैव हैड स्टूडेंट्स हु फेल इन CB2, ठीक है, सम स्टूडेंट्स दे फेल। तो आपको रीडिंग बढ़िया से CB2 का करना है। कंपाइलर जब भी मन करे पढ़ने का, क्या पढ़ोगे, कंपाइलर। MCQ सॉल्व एक बार हो गया, दोबारा नहीं करना। दोबारा कब करना है, जब हम रिवीजन में आएंगे। चैप्टर 1 के MCQs हो गए, बस अब जब पूरा खत्म होगा तब दोबारा उस पे जाना, दोबारा से नहीं करना। 1 एक बार कर लिया इनफ, क्योंकि 24 चैप्टर्स है, 24 चैप्टर्स के आपको MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक का करके छोड़ दो। अंडरस्टूड, एनी डाउट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डिवाइड द एंटायर कंटेंट। LMS इज आर, जो आपको ID पासवर्ड मिला होगा, actuatorseducation.com करो, एंड देन वहाँ पे लॉग इन ID पासवर्ड डालो। वहाँ पे एक माई पेपर सेक्शन है, उसमें CB2 में जाना। CB2 में जाके आपको एक टाइम टेबल दिखेगा, जहाँ हम टाइम टेबल अपलोड करेंगे। ऊपर में थोड़े डिटेल्स, क्लास लिंक या जो भी रहेगा। फिर आपका एक क्यू फोरम सेक्शन है, अगेन क्यू फोरम सेक्शन इज समवेयर यू कैन
upload your answers, questions. मान से ज्यादा इंटरैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि if I am uploading any question on the Q forum, आपको उसको आंसर करना है, एंड जो जितना आप दूसरों का डाउट सॉल्व करोगे उतना आपको और स्ट्रॉन्ग होगा. तो क्यू फोरम पे इट इज अ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म जहाँ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, स्टूडेंट आंसर करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव मेंटर्स, आई हैव माई सेल्फ, हम लोग हैं, हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन जहाँ देखते हैं कि स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर पा रहे तो हम खुद से करते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो बुक 1-to-1 मेंटरिंग सेशन 15 minutes का, not needed CB2 में अभी initially, but yes, if you want to sometime you can book it and you can ask 1-to-1 queries whatever you have. फ्लैश कार्ड मिला है आप लोगों को? फ्लैश कार्ड जिनको पहले मिला हुआ है, दैट इज नथिंग बट अ समरी ऑफ ऑल द चैप्टर्स. वो पहले हम देते थे, नॉट नीडेड. मेरा कंपाइलर के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए. अगर फ्लैश कार्ड मिला है, दैट इज फॉर द रिविजन 7 days, 7 weeks, not now. How and when? Yes. क्या क्वेश्चन पूछा है, रुको मुझे देखने दो. एक्स असाइनमेंट्स. ओके, सो एक्स असाइनमेंट्स क्या होते हैं? एक्स असाइनमेंट्स, एक्स असाइनमेंट होते हैं आपका जो मटेरियल है इंस्टीट्यूट का, जो सॉफ्ट कॉपी में जो आपके पास है, तो इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है उसके पीछे में दे हैव एक्स असाइनमेंट्स. सो देर आर आई थिंक 5 एक्स असाइनमेंट्स इन CB2. ये अभी नहीं करना है, ये रिविजन के टाइम पे करेंगे. अभी नहीं करना है इसको, हम लोग रिविजन में करेंगे इसको. नहीं, एक्स्ट्रा वीडियोस आपको नहीं करने हैं. मैम फ्रॉम विच फोल्डर? आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना. मैं जितना जितना जैसे जैसे बोलूंगी, आज ओरिएंटेशन था, अब चिल करो, फर्स्ट क्लास होगा, बस फिर मैं बताते जाऊंगी. तो मैं आपको टारगेट्स दूंगी, इस वीक आपको ये करना है, इस वीक आपको ये करना है. जो मैं जितना बोल रही हूँ उससे ज्यादा आपको नहीं करना है. यस, हमारा जो LMS प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जो टाइम टेबल सेक्शन है, उसमें आई विल मेक अ गूगल शीट फॉर यू ऑल. तो उसका लिंक मैं उधर डाल दूंगी, उसको आपको फॉलो करना है. वहां पे मैं वीकली टारगेट्स देते जाऊंगी, तो वो वीकली टारगेट्स आप लोग को मीट करना है. और क्या बोलते हो, बोलो. और कोई डाउट है? जून नहीं, हम जुलाई मिड तक फिनिश कर रहे हैं आराम से. जल्दी फिनिश करके क्या होगा, 3-4 बार थोड़ी रिविजन. रिविजन 7 weeks में भी 2-3 बार आराम से हो जाएगा. एंड अभी जब हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अच्छे से करेंगे. एंड हो सकता है मान लो कि हम लोग पहले ही फिनिश कर दे, तो वो ठीक है. एनी अदर डाउट, एनीथिंग एल्स? तुम लोगों को कुछ और पूछना है? अभी कोई हेवी पेपर दे रहे साथ में, CM1 के साथ, CM1 CP2, तो कैसे बैलेंस करने का इनका? 2 hours और 1.5 hours. 1.5 hours is enough for you. Every day. बहुत easy. 1.5 to 2 hours. और पूछो क्वेश्चन. CV1 CV2 केक वॉक. और बोलो. विल यस आई विल हैव. मैंने बोला दिल्ली में भी होंगे क्लासेस. May 1st week we are coming to Delhi. Weekly we will have 3 classes, not more than that. ठीक है. अपार्ट मतलब मेरे 3 classes, मेरे 2 to 3 classes होंगे, and 1 class is fixed on weekend which is industry expert का class. Apart from that 1 class तो है ही, plus 2 to 3. So weekly 3 to 4 classes. 1 class of industry expert, 2 to 3 classes मेरा, मतलब 3 to 4 classes आप लोग के लिए every week. ठीक है. अच्छा, जो आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ये 1.5 hours ये हटा के है. मतलब अगर किसी दिन मेरा क्लास है तो वो मत गिन लेना उसके अंदर. और बोलो. और एनीथिंग एल्स? हो सकता है जिसे हम पूरा लाइव कर रहे हैं, सम पार्ट्स आई विल गिव यू थ्रू द वीडियोस. ठीक है, सम पार्ट्स. और बोलो, और क्या डाउट है? नथिंग एल्स? ठीक है. So let's do it till here for today. Just orientation. Next class we'll start with chapter 1. Thank you so much. Bye bye.